शेख हसीना किसी तरह से बाल बाल बची हैं, अपनी जान बचाकर वो किसी तरह से भारत पहुंच गई हैं, दिल्ली पहुंच गई हैं। लेकिन वहां रहने वाले करोड़ों भारतीयों की जान अभी भी खतरे में है। करोड़ों लाखों जो हिंदू परिवार हैं उनकी जान खतरे में है। और इसके पीछे कारण देखिए क्या है। शेख हसीना को भारत का दोस्त माना जाता था और इस समय वहां पर भारत विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना की मदद भारत कर रहा है। शेख हसीना भारत सरकार के बहुत करीबी मानी जाती थी, सिर्फ इसलिए अब वहां पर लोग भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब है हिंदू। भारत के जो बहुत सारे वहां पर लोग रहने वाले हैं वो भी उनके निशाने पर आ गए हैं, छात्र उनके निशाने पर आ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारी जो खुफिया एजेंसियों के जो लोग होंगे या जो भारत से जुड़े हुए लोग होंगे वो भी इस समय वहां जबरदस्त खतरे में आ गए हैं। इसलिए भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि वो इन इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले वहां हिंदुओं को कैसे सुरक्षा मुहैया कराएगी, कैसे वो बांग्लादेश की सेना पर इतना दबाव डालेगी कि वहां पर किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमें भारत के इन हिंदुओं को वहां हर कीमत पर बचाना ही होगा। अब आप ये देखिए कि जब हिंदुओं का इस तख्ता पलट से कोई लेना देना नहीं है तो आखिर हिंदुओं को इसकी सजा मिल क्यों रही है? और छात्रों के इस आंदोलन में हिंदू मंदिरों को क्यों नष्ट किया जा रहा है, उन्हें क्यों आग लगाई जा रही है? इसके पीछे असल में वो कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इस संगठन का नाम है जमात इस्लामी, जो बांग्लादेश में शरिया कानून लाना चाहता है। और इसकी वजह से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस संगठन के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था और जमात इस्लामी चाहता था कि पाकिस्तान का विभाजन कभी ना हो और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहे। यानी ये वो संगठन है जो बांग्लादेश के निर्माण के ही खिलाफ था, ये पाकिस्तान के साथ था, ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। ये वो संगठन है। और जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है यह संगठन तब भी यही चाहता है कि ये वापस से पाकिस्तान बन जाए। लेकिन जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो इस कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश में शरिया कानून को लागू करने की मांग शुरू की और हिंदुओं को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वर्ष 1972 से 2024 के बीच बांग्लादेश में 17 बड़े दंगे हुए हैं जिनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ है। और इसी नरसंहार का नतीजा है कि भारत के विभाजन के बाद जिस पूर्वी पाकिस्तान में 76% मुसलमान और 23% हिंदू हुआ करते थे, आज उस बांग्लादेश में मुसलमान 76% से 91% हो गए और 23% हिंदू घटकर अब सिर्फ 8% रह गए हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू या तो मारे गए या गायब हो गए और या फिर बांग्लादेश छोड़कर कहीं भाग गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले ज्यादातर हिंदू दलित और पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन इन हिंदुओं का दर्द समझने वाला आज भी कोई नहीं है। और इसीलिए हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन हिंदुओं की रक्षा करे। और इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि सत्ता के संघर्ष में कोई किसी का सगा नहीं होता। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा शेख हसीना के ही रिश्तेदार हैं। वो शेख हसीना के परिवार से ही आते हैं। उनकी पत्नी सारा नाज रहमान शेख हसीना की फुफेरी बहन है और अगर शेख हसीना ना होती तो जनरल वकार उस जमा कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनते। शेख हसीना ने यह मानकर कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, हमेशा मेरे प्रति वफादार रहेंगे, ये मानकर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया और वो ही व्यक्ति सबसे पहले पलटा। वो नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक शेख हसीना की आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। इसके बाद 1 जनवरी 2024 को उन्हें शेख हसीना ने बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया। तो आप सोचिए, इसी साल जनवरी में उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया और इसके 6 महीने बाद 23 जून को उन्हें
उन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया। माफ कीजिएगा, सेना प्रमुख 23 जून को ही वो बने हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उन्हें बनाया गया था जनवरी में, और फिर जून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इन तीनों मौकों पर शेख हसीना खुद मौजूद थीं और उन्हें जनरल वकारुज्जमा पर बड़ा भरोसा था। लेकिन सत्ता के लिए इस जनरल ने अपनी ही पत्नी की फुफेरी बहन और अपनी रिश्तेदार शेख हसीना की पीठ में छुरा घोंप दिया और तख्ता पलट करके उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। और इससे यह सबक मिलता है कि राजनीति में और सत्ता के संघर्ष में कोई किसी का सगा नहीं होता। दूसरा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनता ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका है, वो लोग असल में गलत सोच रहे हैं। बांग्लादेश के मीडिया के मुताबिक इस आंदोलन में पूरे देश के सिर्फ 20 लाख लोग शामिल थे, जबकि बांग्लादेश की कुल आबादी है 17 करोड़। यानी 17 करोड़ में से 20 लाख लोग इस आंदोलन में थे। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश के सिर्फ 1.2% लोगों के आंदोलन के कारण शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। और इस तख्तापलट में बांग्लादेश की 98.8% जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकली। और असल में भीड़ तंत्र जो होता है वो ऐसे ही काम करता है। कल ढाका की सड़कों पर लगभग 5 लाख लोग मौजूद थे, जो ढाका की कुल आबादी का 2.5% भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन 5 लाख लोगों ने कल बांग्लादेश की पूरी राजनीति को पलट दिया। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 5 लाख लोग जब एक साथ सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी ताकत किसी भी सेना के लिए, किसी भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और सुरक्षा तंत्र के मुकाबले उनकी संख्या कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की सेना में कुल मिलाकर 1,70,000 जवान हैं, जबकि ढाका पुलिस के पास 30,000 जवान हैं। और अगर हम इन दोनों को मिला भी लें तो यह संख्या बल 2 लाख के आसपास होती है, जबकि कल ढाका में ही सड़कों पर 5 लाख लोग हिंसा कर रहे थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन तब भी अपने उद्देश्य में कामयाब रहा जब इसे सभी छात्र संगठनों का समर्थन हासिल नहीं था। बांग्लादेश के 158 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 44 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि इस आंदोलन में 20 लाख छात्रों ने ही हिस्सा लिया, जिसका मतलब यह है कि इस आंदोलन में अधिकांश 55% छात्र शामिल नहीं थे। लेकिन जब आप खबरों को देखेंगे तो आपको यही सुनने और देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश की 17 करोड़ जनता ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है।